हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं बिहार का भूगोल का कोई रिवीजन करेंगे। उस बिहार के भूगोल में बिहार का आबाद तंत्र और बिहार की मिट्टी टॉपिक आज देखेंगे। बिहार की नदियां देखें तो बिहार आबाद तंत्र की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध राज्य है, जहाँ न, जहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। आबाद तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालयी नदी, दूसरा पठारी नदी। तो हिमालय नदी की विशेषता क्या है और पठारी नदी की विशेषता क्या है वो देखते हैं। हिमालय नदी की सदा नीरा या वर्षभर जल प्रवाहित वाली नदियां है। हिमालय से निकलती है जो नदियां, वो सदा नीरा नदियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें वर्ष भर पानी प्रवाहित होती रहती है। ठीक। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियां ये नदियां पूर्ववर्ती होती है। ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये नदियां बाल अवस्था में है। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। ये मार्ग परिवर्तन, जैसे नदी जा रही है और कहीं बाधा उत्पन्न हुई, फिर यहाँ से टर्न ले लिया, ऐसे फिर वहां बाधा उत्पन्न हुई, फिर वहां से टर्न ले लिया, ऐसे मार्ग परिवर्तन करते रहते हैं और गोखुर झील बनाने वाली ये नदियां हैं। अत्यंत जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण भी बनती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि नदी हिमालयी नदियां हैं। अब पठारी नदी, ये वर्षा पर आधारित नदियां हैं। ये दक्षिण बिहार की ओर वाली नदियां हैं। ये नदियां जब वर्षा होती है तो उस टाइम नदी में पानी प्रवाहित होती रहती है, नहीं तो अधिकतर टाइम वो नदी सूख जाती है, क्योंकि कोई स्रोत तो है ही नहीं कि वर्ष भर वहाँ पानी रहे। यहाँ तो हिमालयी नदियां, तो वहाँ बर्फ पिघल कर वर्ष भर, वर्षा ना भी हो तो वहाँ वो बर्फ पिघल कर हिमालय वाला पानी वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। और पठारी नदियां देखो तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियां उत्तर से दक्षिण और पठारी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती रहती है। ये नदियां अनुवर्ती होती है। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियां मुझे हिमालयी नदियां बड़े डेल्टा बनाती है और पठारी नदियां छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में होती है। ये सीधी गमन करने वाली नदियां हैं। बाढ़ की कम संभावना होती है। सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय आदि नदियां हैं। ये याद रखनी, ये कौन सी नदियां अनुवर्ती होती है, तो पठारी वाली नदियां अनुवर्ती होती है। और पूर्ववर्ती देखे तो हिमालयी नदियां होती है। बिहार की नदियां देखें तो गंगा के पूरब दिशा में और गंगा के बाईं ओर और गंगा के दाईं ओर की नदियां देखे तो ऐसे क्वेश्चन देता है कि गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, या कौन सी नदी संबंधित है। तो घाघरा हुई, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये गंगा के बाएं की तरफ की नदियां हैं। कोसी और महानंदा। और दाएं ओर की नदियां देखें तो कर्मनाशा हुई, सोन हुई, पुनपुन हुआ, फाल्गु, वही मोहना, निरंजना और किलऊ। ठीक। और उद्गम उद्गम जैसे नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है, उसका मुहाना क्या है, वो अंत कहाँ होती है, और उसकी लंबाई बिहार में कितनी है। ये क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए कोई एग्जाम में आराम से पूछा जाता है। तो देखें तो गंगा की उद्गम स्थल गंगोत्री, उत्तराखंड से गंगा निकलती है और ये इसकी मुहाना ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। और घाघरा नदी देखो तो तिब्बत से निकलती है और गंगा के सारण में जाके मिल जाती है। सारण जिले में गंगा में जाके मिल जाती है और ये बिहार में 83 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और सोनपुर में जाके गंगा में मिल जाती है और बिहार में 260 किलोमीटर तक
प्रवाहित होती है। बूढ़ी गंडक देखिए तो सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया जिले में जाके गंगा में मिल जाती है और ये 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है बिहार में। बागमती नदी देखिए तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, कोसी में जाके मिल जाती है और 394 किलोमीटर लंबी बिहार में चलती है। कमला नदी भी महाभारत श्रेणी के नेपाल से निकलती है और कोसी में जाके मिल जाती है। कोसी देखिए तो गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और कटिहार जिले में गंगा या उसे कुर्सेला में जाके मिल जाती है और वो 260 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है बिहार में। महानंदा देखिए तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी है से निकलती है और मालदा द्वार के पास गंगा में जाके मिल जाती है। कर्मनाशा कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है और चौसा में जाके गंगा में मिल जाती है। सोन नदी देखो तो अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है और दानापुर में गंगा में जाके मिल जाती है। पुनपुन पुनपुन झारखंड पालमू से निकलती है और गंगा के फतुहा में जाके गंगा में मिल जाती है। तो ये मिलान करने के लिए आता है क्वेश्चन ऐसे करके, गंगा घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक दे देगा और इस साइड उद्गम स्थल देगा और इसमें से कौन सुमेलित है या इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ये गंगा में किस जिले में जाके मिल जाती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए। और फाल्गुनी रंजना नदी देखिए तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। और अजाई नदी देखिए तो जमुई से निकलती है और पश्चिम बंगाल में गंगा में जाके मिल जाती है। किलो नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय जिले में गंगा में जाके मिल जाती है। सकरी नदी देखिए तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और किलो नदी के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे अलकनंदा और भगीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद गंगा नाम पड़ा, तो देवप्रयाग में। ठीक, गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार है। तो बिहार में तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है कि बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार कौन सी नदी है, और ऑप्शन में एक में उसमें गंगा नदी भी होगा, तो उसका आंसर गंगा नदी होगा। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा के समीप प्रवेश करती है बिहार में और कटिहार और भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। तो ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए बन सकता है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से प्रवाहित होके निकलती है, तो 12 जिलों से। और बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो पटना जिले में है। और गंगा नदी की सहायक नदी में देखो तो घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी सोन पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि अलग महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। तो ये क्वेश्चन ये तो सबको पता होगा कि बिहार में मिलती है घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी सोनपुर, लेकिन ये कोई ध्यान रख पाएगा कि महानंदा और अजय बिहार के बाहर से गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंत बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। घाघरा नदी देखें तो यह मानसरोवर के पास से निकलती है, जो तिब्बत में पड़ता है और बिहार के सिवान जिले में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा नदी किस जिले में जाके गंगा में मिलती है, तो सारण जिले में जाके मिलती है। और कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो सिवान जिले में। और घाघरा नदी के अन्य नाम देखें तो सरयू, जो मैदानी भाग में सरयू कहा जाता है, और नेपाल में घाघरा नदी को गोगरा करनाली कहा जाता है। और इसकी सहायक नदी देखिए तो राप्ती छोटी गंडक शारदा भेरी
सेती आदि। गंडक नदी को नारायणी नदी मैदानी भाग में कहा जाता है, और ये शब्द गंडक शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नेपाल में शब्द गंडकी या शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है। तो गंडक नदी कब गौर्ज बनाती है? तो धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है, और बिहार में भैंसा लोटन में प्रवेश करती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में गंडक नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में के समीप प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी देखें तो काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। तो इसे शालिग्रामी नदी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी में गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है, इसीलिए इसे शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। ठीक, तो किस नदी को शालिग्रामी नदी कहा जाता है? तो गंडक नदी को। और इसे मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर किस नदी में मिलते हैं? तो गंडक नदी में। बूढ़ी गंडक देखिए तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में प्रवेश करती है। तो बूढ़ी गंडक गंगा नदी में किस जिले में जाकर प्रवेश करती है? तो खगड़िया जिले से। और कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर श्रेणी से। और इसका एक अन्य नाम है शिखहरना, जो उत्तरी भाग में, जो बिहार के उत्तरी भाग में कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां हैं मसान, बलोर, त्यूर, धनौती आदि। बागमती नदी देखिए तो यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। और बिहार के किस जिले में ये प्रवेश करती है बागमती नदी? तो सीतामढ़ी जिले में। और ये अंत में जाके गंगा में विलीन हो जाती है। पहले ये बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी, बागमती की सहायक नदी देखिए तो लाल बकिया, लखनदई, मनोहरा, अधवरा, विष्णुमती है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर है। तो पूछा जा सकता है कि काठमांडू किस नदी के तट पे बसा हुआ शहर है? तो बागमती नदी के तट पर। और पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी पर बसा हुआ? तो वो भी बागमती नदी होगी आंसर। यह नेपाल कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। तो कोसी नदी गोसाई स्थान से निकलती है नेपाल से। इसे नेपाल में सब कौशिकी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोसी नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सप्त कौशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है तथा कुर्सेला के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात है। तो बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का अभिशाप। इसकी सहायक नदी देखें तो अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी आदि है। महानदी महानंदा नदी देखें तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होती है मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। तो उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा। और वो मिलान के लिए भी दे सकता है कि पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम व्यवस्थित करे और इधर उत्तर से दक्षिण नदियों का व्यवस्थित क्रम मिलाएं। और महानंदा की सहायक नदी देखें तो पैनोर, नागर,
बालासर मेची है। कर्मनाशा नदी की उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा जो बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। तो कर्मनाशा नदी बक्सर के चौसा में गंगा नदी में मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। तो किस नदी को अपवित्र नदी माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है और रोहतास तथा भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर के गंगा नदी में मिलती है। तो सोन नदी गंगा नदी में बिहार के किस जिले में जाके मिलती है? तो मनेर दानापुर में। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी कौन है? तो सोन नदी है। इसकी सहायक नदियां देखिए तो रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। सोन नदी पर टिहरी बांध, इंद्रपुरी बैरेज, बाणसागर बांध किस नदी पे बना है? तो सोन नदी पे बना है। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। पुनपुन नदी देखे तो यह झारखंड के पालमू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह बिहार के औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में कहाँ जाके मिलती है पुनपुन नदी? तो फतुहा के पास। इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखिए तो मोरहर, मादर, दरदा आदि है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी सबसे प्रमुख नदी है। फाल्गु नदी देखिए तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन या उसे ही निरंजना कहते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोहाना नदियों से मिलने से बनती है। अंत गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है और जो गंगा की उपनदी है। गया में फाल्गु नदी के पास विष्णु मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। तो विष्णु मंदिर किस नदी के तट पे है? तो फाल्गु नदी, उसे निरंजना नदी भी कहते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उसी नदी के तट पे हुआ था। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है? तो फाल्गु नदी पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फाल्गु नदी, या ऑप्शन वहाँ निरंजना नदी भी हो उसे ही निरंजना नदी भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में निरंजना नदी हो तो उसे क्लिक करना है। बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। पटना गंगा नदी के किनारे बसा है। मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर ये सब गंगा नदी के किनारे बसा है। छपरा घाघरा नदी के तट पे बसा है। हाजीपुर गंडक नदी के तट पे बसा है। ये मिलान करने के लिए दे देगा, चार दे देगा, जैसे पटना, मोकामा, छपरा, हाजीपुर, और चारों में अगर गंगा नदी डाल दे तो यहाँ पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये पता रहेगा तब तो वहां पता कर पाएंगे कि कौन उसमें से गलत है आंसर। सोनपुर गंडक नदी के किनारे बसा है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के पास, और समस्तीपुर भी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। दरभंगा बागमती, गया फाल्गु नदी, फतुहा पुनपुन नदी या गंगा नदी के किनारे बसा है। यहाँ फतुहा अगर देख किस नदी के किनारे बसा है, अगर पुनपुन नदी ना दे, अगर गंगा नदी भी दे तो सही होगा। बिहार की नदी घाटी परियोजना देखें तो जल प्रबंधन के उद्देश्य बिहार में तीन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। इन परियोजना में बाढ़ नियंत्रण परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो पहला था बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन। ठीक। और बिहार के तीन बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे बनाए? तो सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी पे। तो पहला देखते हैं कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना देखें। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में टेहरी रोहतास में किया गया था।
यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार के सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना का नाम तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक की सिंचाई की जाती है और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर दो जल विद्युत केंद्र भी स्थापित की गई है। टिहरी जल विद्युत केंद्र जिसे 6.6 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है और बारून जल विद्युत केंद्र जिसे 3.3 मेगावाट की बिजली उत्पादन होती है। और गंडक पर बहुउद्देशीय परियोजना देखें तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ गंडक बहुउद्देशीय परियोजना चिन्ह लगाना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ था। तो गंडक परियोजना के लिए नेपाल के साथ कब समझौता हुआ, तो 1959 ईस्वी में। और इस परियोजना का कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो 1960 ईस्वी में। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिवेणी संगम किस नदी के द्वारा निर्मित की गई है, तो गंडक नदी। और कहाँ, तो बैराज नदी वाल्मीकि नगर के पास बांध बनाकर। ठीक, गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व से पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है। पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। पश्चिम नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर के 15 मेगावाट जल विद्युत केंद्र स्थापित है और इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। ठीक, अब देखिए कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना। कोसी और गंडक दोनों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में हुई थी और गंडक की 1959 में हुई थी। और यह परियोजना 1954 में लागू हुई और इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया और यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुई। कोसी निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम नहरों का निर्माण, नहर इसलिए निकाल दिए जाते थे क्योंकि उससे अगर आसपास के एरिया में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके, नहीं तो वहाँ सूखा परद एरिया रहता था। इससे पहले अगर वहाँ बांध बनाकर नहर निकालकर अगर पानी न उधर सप्लाई किया जाए तो, नहीं तो बस वर्षा टाइम में उधर पानी रहता था, नहीं तो वैसे सूखा रहता था। तो कृषि के लिए तो बहुत नुकसानदेह था ये। पूर्वी कोसी नहर इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि जिले में सिंचाई होती थी। पश्चिम कोसी नहर दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय आदि में सिंचाई होती थी। अब जल प्रपात देखे तो जब जल प्रपात कहते कि पहले ये जान लेते, जब नदी ढाल से देखिए ये ढाल मान लेते हैं जैसे, ठीक, जब ऐसे नदी आ रही और उसे पता नहीं आगे कुछ खाई है और ऐसे गिरा नीचे डायरेक्ट और नीचे, तो आने से तो नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। ऐसे यहाँ और होगा, पत्थर सब लगे होंगे। तो बिहार में प्रमुख जलप्रपात देखिए तो ये पूछा जाता है कि जैसे कोलत जलप्रपात किस जिले में है, दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में है, तो ये 3-4 जलप्रपात दे देगा। और इस साइड
जिला का नाम, और इनमें से कौन सुमेलित है या इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ऐसे करके मिलान करने के लिए देगा। तो ये तो याद रहेगा, तब वहाँ सही कर पाएंगे। तो खगोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, और सबसे ऊंचा जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। जीरा कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेहर तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर जिले में है। और बिहार की प्रमुख झीलें देखिए, तो वो भी ऐसे ही इधर झील दे देगा और इधर जिला दे देगा, और इनमें से कौन से सम्मिलित है या सुमेलित नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन मिलान करने के लिए देगा। तो वहाँ अगर ये पता रहेगा तो सही करके आएंगे। तो कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। घोंघा झील या गोगा व्हील झील कटिहार जिले में। कुशेश्वर झील दरभंगा जिले में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर जिले में है। मोती झील, तो ये तो मोती झील तो मोतिहारी जिले में पूर्वी चंपारण। सरैयामन बेतिया पश्चिम चंपारण में। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। और बिहार की प्रमुख नहरें देखे तो त्रिवेणी नहर गंडक, तिरहुत गंडक, दोन गंडक, और लाभान्वित क्षेत्र तो पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले। पूर्वी कोसी देखे तो अररिया सुपौल पूर्णिया। पश्चिमी कोसी देखे तो दरभंगा मधुबनी और सुपौल। राजपुर देखे तो ये नदी कोसी नदी की नहरें हैं। पूर्वी कोसी पश्चिम कोसी राजपुर नहर कोसी नदी के ही नहर है। तो सहरसा मधेपुरा बेगूसराय इससे लाभान्वित होते हैं। पूर्वी सोन नदी देखे तो औरंगाबाद जहानाबाद पटना गया अरवल। पश्चिमी सोन देखे सोन नदी तो रोहतास भोजपुर कैमूर बक्सर जिला इससे लाभान्वित है। इसलिए ये इस क्षेत्र में चावल की खेती बिहार में अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पानी का स्रोत एकदम सही टाइम पे पानी रहता है, हमेशा उपलब्ध रहता है। बिहार के प्रमुख गर्म जल कुंड देखे तो राजगीर में बिहार का ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बिहार का सबसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन सा है, तो ब्रह्म कुंड। और वो किस जिले में है, तो राजगीर में। सप्तधारा मखदुम कुंड गोमुख कुंड सूर्य कुंड नानक कुंड राजगीर में है स्थित। लक्ष्मण कुंड रामेश्वर कुंड जन्म कुंड श्रृंगार ऋषि कुंड पंचतर कुंड सीता कुंड ऋषि कुंड भीम बांध भराड़ी कुंड ये मुंगेर जिला में स्थित है। तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर बना सकता है कि मतलब ये 4-5 कुंड का नाम दे देगा और ये किस जिले से संबंधित है, और यानी तो मुंगेर देगा और मुंगेर जिले से कौन कौन से कुंड संबंधित है। और उधर राजगीर, इधर गया, बस गया में एक अग्नि कुंड है, याद रखें। बिहार की मिट्टी देखे तो बिहार की ऊपरी सतह पर फैले मोटे मध्यम बारीकी कार्बनिक और कार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में किस किस की भूमिका होती है, तो ये देख स्थलाकृति की वर्षा आर्द्रता तापमान प्राकृतिक वनस्पति आदि की भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। तो पेडोलॉजी किससे संबंधित है, ऐसे दे देगा और नीचे में ऑप्शन देगा मृदा के अध्ययन से संबंधित है, चट्टान के अध्ययन से संबंधित है। तो अगर यहाँ पता रहेगा कि ये पेडोलॉजी मृदा के अध्ययन से संबंधित है तो सही करके आएंगे वहाँ। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र जलोढ़ कछारी अपोड मिट्टी पाई जाती है। बाढ़ से आए हुए पंख जमे रहते हैं उसे ही कछारी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया गया है। पर्वत पादीय मिट्टी देखे और तराई मिट्टी पुरानी जलोढ़ इसे बागर मिट्टी कहते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर मिट्टी कहते हैं। और दक्षिण बिहार की मिट्टी देखे तो टाल मिट्टी कगारी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली जिसे बलथर मिट्टी भी कहते हैं।
उत्तर बिहार की मिट्टी देखें तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है, जो देखते हैं आगे। पर्वत पद पर्वत पादीय मिट्टी देखें तो यह मिट्टी पश्चिम चंपारण की पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास में पाई जाती है। यह क्षेत्र बिहार में अधिक वर्षा के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यहाँ ऐसे करके विशेषता करके पूछा जा सकता है कि पर्वतपदीय मिट्टी की विशेषता या उत्तर बिहार की मिट्टी की विशेषता कैसी कैसी होती है। तो ऐसे करके वो विशेषता करके, और ये लाइन सब ऑप्शन में वहाँ दिया रहेगा, तो ये रिवीजन कर देंगे तो वहाँ याद आ सकता है। और पर्वतपदीय मिट्टी में देखो तो ये मुख्य रूप से धान, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल है, क्योंकि इसमें जल की अधिक आवश्यकता है और उपजाऊ मिट्टी भी होनी चाहिए। और तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा और पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में है। यह मिट्टी कहीं कहीं पर कंकर रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तो तराई मिट्टी किस खेती के लिए अनुकूल होती है? तो धान, पटसन, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। और तराई मिट्टी में ऐसे का ऑप्शन दिया है कि इसमें कंकर पत्थर रेत की मात्रा नहीं पाई जाती है। और उसमें और ऑप्शन भी रहे और इनमें से कौन सही है या गलत है, तो इसमें तराई मिट्टी में कंकर रेत की मात्रा कहीं कहीं पे अधिक पाई जाती है और दलदली भूमि का भी विकास होता है उस क्षेत्र में। ठीक। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाता है। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। इसका विस्तार देखें तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना, पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। ये पूछ सकता है कि बागर मिट्टी की विशेषता यहाँ एक ऑप्शन रहेगा, चूना और पोटास की अधिकता होती है और फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। 3 ऑप्शन हुआ, इनमें से तीनों सही है या एक सही है, 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल या इनमें से कोई सही नहीं है। 4 ऑप्शन वहाँ दिए, अगर ये पता रहेगा तो ऑप्शन वहाँ सही करके आएंगे। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। यह नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसाद या पंख, जिसे कहते हैं वहाँ पंख बैठ जाता है, उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहेंगे। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदी की निचली घाटी में है। इस मिट्टी का रंग देखें तो गहरा भूरा होता है। इसमें बालू एवं चिका, जिसे क्ले की प्रधानता, पंख कहते हैं उसे, उसकी प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और इधर खादर मिट्टी में भी नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में यह मिट्टी अधिकतर उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। इसीलिए लोग जिस क्षेत्र में बाढ़ आती है ना, उस क्षेत्र में जब बाढ़ खत्म होती है तो वहाँ पंख बैठ जाता है। उस क्षेत्र में धान की खेती, जूट की खेती, मक्का की खेती, मतलब दूसरे वर्ष से पैदावार ज़्यादा होता है। दक्षिण बिहार की मिट्टी देखें तो इसका विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। तो टाल मिट्टी में वो वर्षा जब आती है तभी जल प्लावित रहता है, नहीं तो उसके बाद वो सूखा रहता है। और यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग एवं भारी मिट्टी होती है। यह मिट्टी इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। इस क्षेत्र में दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो टाल मिट्टी पे दलहन की खेती अच्छी हो सकती है, फिर रबी फसल अच्छी हो सकती है। यहाँ धान फसलें नहीं होती क्योंकि धान फसलें
सिंचाई सिंचाई चाहिए, जो यहाँ पानी नहीं रहता है, तो न धान हो सकती है, न गन्ना हो सकती है। तो अगर वो मिलाने के लिए दे दीजिए टाल टाल मिट्टी में धान हो सकती है तो नहीं हो सकती है, अगर वहाँ ऐसे करके ऑप्शन अगर दिया रहे तो। कगारी मिट्टी देखे तो गंगा नदी के दक्षिणी तट तट पर सोन, फाल्गु, पुनपुन, किलो नदी के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। तो कौन सी मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो कगारी मिट्टी। इस मिट्टी में उपजाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन सी है? तो मक्का, सरसों, मिर्च आदि। पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ जो दक्षिण भारत में जो दक्षिण बिहार में होती है उसे करेल या केवाल मिट्टी भी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है और इसकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग कहला गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें तो मक्का, धान, बाजरा, बालू, अरहर, गेहूं आदि है। लाल पीली मिट्टी को बलथर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक, यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खगरपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, इस मिट्टी में रेत कंकड़ की बहुलता होती है। इसकी उर्वरा शक्ति काफी कम है। इस मिट्टी में जल ग्रहण जल ग्रहण की क्षमता कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता का नियर पल्थर मिट्टी में विशेषता, और वहाँ ऑप्शन दिया रहे कि इसमें लौह तत्व की प्रधानता होती है तो वहाँ सही है। लाल, ये इसके कारण ही लाल रंग होती है तो वहाँ सही है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अगर लौह की मात्रा जाए तो इसकी अम्लीय प्रकृति होगी। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। तो मोटे अनाज के लिए पलथर मिट्टी, और इधर कगारी मिट्टी देखे तो मोटे अनाज और सब्जी दोनों के लिए, और इधर पुरानी जलोढ़ देखे तो धान, मक्का, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि के लिए। अन्य प्रमुख तथ्य देखे तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर, रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी, यहाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसे ऑप्शन वहाँ दे सकते हैं। अगर वहाँ सेंटेंस वहाँ पढ़े, अगर रिवीजन करके नहीं हो तो वहाँ गलत कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो नीचे लिख दिए हैं कि जब रिवीजन करते वक्त एक नज़र उस पर भी देख लिया जाए। इस मिट्टी में बालू, लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। चलिए, आज इतना तक ही था। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। चलिए, धन्यवाद। कल इससे आगे कवर करेंगे।